एक लड़की चीखती चिल्लाती हुई आती है। साहब, मैं बर्बाद हो गई। मुझे रिपोर्ट लिखानी है उन दरिंदों के खिलाफ जिन्होंने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया, मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। थाने में मुंशी के पास जाकर शाहीन ने बिना सांस लिए एक ही बार में ही अपनी बात कह दी। मुंशी जी तजुर्बेकार थे, सो उन्हें समझने में जरा भी दिक्कत नहीं हुई कि मामला क्या है। आपका नाम क्या है? मुंशी जी ने बड़े धैर्य से पूछा। शाहीन ने अपना नाम बता दिया। आप कहाँ रहती है? जी, भोपाल के ऐशबाग इलाके में रहती हूँ, शाहीन ने जल्दी से जवाब दिया। मुंशी जी ने सवाल किया, आपके साथ हुआ क्या है? सच सच बताइए, कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। शाहीन ने सिर झुकाकर हामी भर दी, फिर एक एक कर सारी बात उन्हें बताते हुए कहा। हमीदा मेरी बचपन की सहेली है, हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़े हैं। 6 महीने पहले उसकी शादी फैजान के साथ हुई थी। वो दोनों अपनी शादी से बहुत खुश थे। बचपन की दोस्ती होने के नाते हमीदा ने मुझे खास तौर पर दावत दी थी। हम लोगों ने शादी में खूब मस्ती की। कुछ दिनों पहले उसने मुझे दावत पर बुलाया। साथ ही उसने कहा भी कि फैजान तुमसे मिलना चाहते हैं। तयशुदा वक्त पर मैं हमीदा के घर पहुंच गई। उसने और फैजान ने मेरी बहुत खातिरदारी की। खाने में चिकन, कबाब, बिरयानी के साथ साथ खीर थी। हमीदा को मालूम था कि मुझे खीर बहुत पसंद है। हम सब ने मिलकर हंसी मजाक करते हुए लजीज खाने का लुत्फ उठाया। खाने के बाद सोफे पर बैठकर सबने कोल्ड ड्रिंक्स पी और इधर उधर की बातें करने लगे। वही पुरानी बातें, शादी विवाह और रस्म रिवाज की बातें। खाने के बाद हमीदा किचन में जाकर बर्तन धोने लगी। जाते हुए उसने मुझसे कहा था, शाहीन तुम फैजान से बात करो। मैं फैजान से इधर उधर की बातें करती रही। फिर थोड़ी देर बाद हमीदा ने मुझे आवाज़ लगाते हुए कहा, यार तू कैसी दोस्त है? मैं अकेले बर्तन धो रही हूँ और तू है कि मेरे शौहर के साथ गपबाजी कर रही है। जल्दी से आकर मेरी मदद करो। मैं फैजान के पास से उठकर किचन में चली गई, जहाँ हमीदा बर्तन साफ कर रही थी। जैसे ही मैं किचन में जाकर बर्तन धुलवाने में उसकी मदद करने लगी, वैसे ही वह बाथरूम जाने को कहकर बाहर आ गई। मैं किचन में अकेली रह गई और चुपचाप बर्तन साफ करती रही। सर, शाहीन मुंशी जी के सामने ही फपक कर रोने लग गई। देखिए शाहीन जी, आप रोएंगी तो हम आपकी रिपोर्ट कैसे लिखेंगे? आप अपने आप को संभालिए और हमें सारी बात खुलकर बताइए, मुंशी जी बोले। इसके बाद शाहीन ने आंसू पोंछते हुए एक एक कर सारी बात विस्तार से मुंशी जी को बता दी। उसने कहा कि फिर अचानक किचन का दरवाज़ा जोरदार आवाज़ के साथ बंद हो गया। मैं इस तरह अचानक दरवाज़ा बंद होने से एकदम सिहर उठी, लेकिन मैंने सोचा कि हमीदा मेरे साथ इस तरह का मजाक पहले भी करती रही है। मैंने हमीदा को अंदर से ही आवाज़ दी, हमीदा मैं तुम्हारी ऐसी बचकाना हरकतों से डरने वाली नहीं हूँ। कहकर मैं फिर से बर्तन धोने में लग गई। मैं अकेली थी और मन ही मन गाना गुनगुना रही थी। तभी पीछे से अचानक आकर किसी ने मेरी कमर को मजबूती से जकड़ लिया। उसकी गिरफ्त से निकलना नामुमकिन सा था। मेरी घबराहट की वजह से सांस फूलने लगी और मैं बुरी तरह डर गई थी। मेरे मुंह से जोरों की चीख निकली जो पूरे घर में गूंज गई, लेकिन मेरी चीख सुनने वाला शायद कोई नहीं था। काफ़ी जद्दोजहद के बाद जब थक कर मैंने हार मान ली तो फैजान कान के एकदम पास होठ करके बोला, मोहतरमा आप किसी अनजान शख्स की बाहों में नहीं हैं, हमें अपना ही समझें। फैजान ने मुझे एक झटके से पलटाकर सीने में खींच लिया और मैं बिना पानी की मछली की तरह तड़पने लगी। शाहीन मैं तो यही हूँ। दरवाजे की ओट में झांकती हमीदा के होठ पर एक कातिलाना मुस्कुराहट तैर गई, लेकिन शाहीन को देखकर नहीं बल्कि
फैजान से नज़र मिलाने पर शाहीन एक लम्हे के लिए भूत बन गई, जैसे उसमें जान ही नहीं हो। शाहीन की हालत मजलूमों जैसी हो गई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ यह सब क्या हो रहा था। हमीदा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। प्लीज़ हमीदा, रुक जाओ, ऐसा मत करो, मुझ पर रहम करो। शाहीन गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन हमीदा को शाहीन की इस स्थिति पर मज़ा आ रहा था। फैजान जब शाहीन के साथ हैवानियत का खुला खेल खेल रहा था, तभी हमीदा किचन की खिड़की से शाहीन की नीलाम होती इज्जत की वीडियो क्लिप बना रही थी। शाहीन के आंसू उसके नर्म नाजुक गालों से लुढ़कते हुए उसके दामन को भिगो रहे थे। फिर क्या हुआ? मुंशी जी ने खामोशी तोड़ी, लेकिन शाहीन के मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकला, क्योंकि उसकी हिचकियां बंद गई थी। एक कांस्टेबल ने गिलास में पानी दिया, जिसे शाहीन बिना सांस लिए एक बार में ही पी गई। दुपट्टे से मुंह पोंछने के बाद उसने एक गहरी सांस ली, फिर अपनी बर्बादी का सफ़र का किस्सा सुनाने लगी। सर, उन्होंने मेरी अश्लील वीडियो बना ली थी। 1 मिनट आप ये बताइए कि हमीदा तो आपके बचपन की दोस्त थी, फिर उसने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हारी उससे कोई पुरानी अदावत थी? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। शाहीन ने मुंशी जी को बीच में ही टोका। हमारा तो कभी झगड़ा भी नहीं हुआ। पता नहीं मुझसे किस बात का बदला लिया गया था। मुंशी जी को शाहीन की बात पर पच नहीं रही थी। जरूर कोई बात होगी, तभी उसने इतना बड़ा कदम उठाया है। शाहीन खामोशी से उनके सवालों को सुन रही थी। आखिर में उसने बताया कि हम दोनों कक्षा 6 से ग्रेजुएशन तक एक साथ पढ़े हैं। हम दोनों में अच्छी दोस्ती थी। मैं हमीदा से पढ़ने में अव्वल थी और हमेशा उससे अच्छे नंबर लाती थी। शुरू में कोई बात नहीं थी, लेकिन जब हमने 10वीं का इम्तिहान दिया और मैंने एक बार फिर टॉप किया, तब हमीदा ने पहली बार मुझे ताना मारा था कि तुम ही क्यों हमेशा टॉप करती हो, मेरे नंबर हमेशा से तुमसे कम रहे हैं। सर, तभी पहली बार हमीदा मुझसे चिढ़ी थी, लेकिन मैंने उसकी बातों का बुरा नहीं माना। इसी तरह मैंने 12वीं भी टॉप किया और ग्रेजुएशन के लिए हम दोनों ने बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में बीए में एडमिशन ले लिया। हम लोग रोज़ाना सिटी बस से आते जाते थे। हम लोग अब कॉलेज के बंद माहौल से एकदम खुली फिजा में उड़ने लगे थे। हमें वहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगता था। पहली बार गर्ल्स कॉलेज से निकलकर लड़कों से घुलने मिलने का मौका मिला। हमारे ग्रुप में रेशमा, साबा, पूजा, दानिश और राहुल थे। दानिश के साथ मेरी अच्छी बनती थी और हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। ज़िंदगी के हसीन पल इसी तरह गुजरते रहे। इसी सिलसिले में वैलेंटाइन डे आ गया और दोस्तों से सामने ही दानिश ने मुझे प्रपोज कर दिया। मैं उसे इनकार ना कर सकी। शायद उसके लिए मेरे दिल में कहीं ना कहीं कुछ था जो मुझे उसके वजूद का हमेशा एहसास दिलाता रहता था। ये बात और थी कि मैंने उसे कभी अपने दिल के हाल से आगाह नहीं किया था। उसके लिए मेरे दिल में जो चाहत थी वो अब मोहब्बत बनकर मेरे वजूद का एक हिस्सा बन चुकी थी। मैंने उसके गुलाब को लेकर अपनी मोहब्बत का इकरार कर लिया था। खून उतर आया था और गुस्सा भी बहुत था। इसके बावजूद हमीदा के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून दिख रहा था, जैसे उसने अपना बदला ले लिया हो। मैंने घर पहुंची तो माँ ने तमाम दुआएं दी। फिर हमीदा और उसके शौहर के बारे में मुझसे पूछा कि दावत में क्या क्या था। अम्मी, सब ठीक था। उखरा सा जवाब देकर मैं अंदर चली गई और कमरा बंद करके सिसक कर रोने लगी। रात को अम्मी ने खाना खाने को बुलाया, पर मैं नहीं गई। रात 11 बजे के बाद मेरे मोबाइल की रिंगटोन बजी, लेकिन मैंने कॉल रिसीव नहीं की। पता नहीं कौन फ़ोन कर रहा है।
आखिर मैंने मोबाइल उठाकर देखा। देखते ही मेरा खून खौल उठा, क्योंकि हमीदा इस वक्त फ़ोन करके जख्म को कुदेरने का काम कर रही थी। अब क्या है? मैं गुस्से से बोली। मेरे गुस्से से बेपरवाह हमीदा ने बड़े सुकून से कहा, शाहीन, बड़ी देर कर दी कॉल रिसीव करने में, क्या गहरी नींद में सो रही थी? हमीदा फ़ोन पर ही हंसी। उसका एक एक लफ्ज़ मेरे दिल में नस्तर की तरह चुभ रहा था, लेकिन वह मजबूर थी, चाहकर भी कुछ बोल नहीं सकती थी। फिर मैंने सिसकते हुए भर्राई आवाज़ में पूछा, अब क्या? जो इतनी रात को परेशान करने के लिए फ़ोन कर रही है? हमीदा बड़े इम्तिनान के साथ बोली, शाहीन, अपने घर पर तो कुछ बताया नहीं होगा? हम सब के लिए फ़ायदे का सौदा यही है कि इससे तुम्हारी बदनामी नहीं होगी और न ही हमें पुलिस के झमेले में पड़ना पड़ेगा, है ना शाहीन? मैं क्या बोलती, मैं तो पहले ही लुट चुकी थी। अच्छा सुनो शाहीन, ऐसा करो कि तुम 2 दिन बाद घर आ जाना, ठीक है ना? हमीदा मुझे फ़ोन पर ही लेक्चर देने लगी। अब किस लिए आऊँ और किस मुंह से आऊँ? आप लोगों ने मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है। सुनो हमीदा, अब मुझे माफ़ करो, मैं नहीं आ सकती। वैसे भी अब घर में क्या कहकर आऊँगी? रोते हुए मैंने रहम की भीख मांगी। मैं कुछ नहीं जानती। हमीदा चीखी, तुम्हें 2 दिन बाद हर हाल में मेरे घर आना ही होगा, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। मैं फैजान से कहकर तुम्हारा MMS नेट पर डलवा दूंगी। ये धमकी नहीं है शाहीन, पिक्चर अभी बाकी है। इसके साथ ही फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। मैं हेलो हेलो कहती रही, फिर भूत बनकर बैठ गई। सुबह 10 बजे के बाद मेरी अम्मी रजिया ने मुझे जगाया, तब जाकर आंखें खुली। क्या बात है शाहीन, तुम्हारी आंखें लाल है, किसी बात की परेशानी है क्या? नहीं अम्मी, कोई बात नहीं है। असल में काफ़ी रात तक एक फ्रेंड से बात करती रही, इसलिए देर से उठी हूँ। अच्छा, मुंह हाथ धोकर नाश्ता कर लो। सभी लोगों ने नाश्ता कर लिया है, सिवाय तुम्हारे। मैंने उठकर ना चाहते हुए भी जैसे तैसे नाश्ता किया, फिर सारा दिन अपने कमरे में गुमसुम बैठी रही। मेरा छोटा सा रूम ही दुनिया थी। पूरे दिन और रात में मैं इसी उधेड़-बुन में रही कि क्या मुझे दोबारा हमीदा के घर जाना चाहिए या नहीं। फिर जो होगा उसे देखा जाएगा, लेकिन अश्लील वीडियो की बात सोचकर मैं सिहर उठी थी। अगर हमीदा ने ऐसा सच में कर दिया तब क्या होगा? अम्मी अब्बू पर क्या गुजरेगी? उनके सिर हमेशा के लिए समाज के सामने झुक जाएंगे। घर पर छोटी बहन नाजनीन का रिश्ता नहीं आएगा। इसी उधेड़-बुन में मुझे नींद आ गई। तयशुदा वक्त पर मैं हमीदा के घर पहुंच गई। मुझे आया देखकर हमीदा की बाँछें खिल उठी। मुझे ये समझना मुश्किल हो रहा था कि हमीदा मेरी शिकस्त पर मचल रही है या अपनी जीत पर। हमीदा ने मुझसे अदब से पूछा, मैडम आप क्या लेंगी? कुछ नहीं, मैंने बेरुखी से जवाब दिया। खैर आपकी मर्जी, ये मेज़बान का हक है कि वो मेज़बान की खिदमत में कोई कमी ना रखे। हमीदा ने मुझे सोफे पर बैठने के लिए कहा तो मैं खामोशी से बिना कुछ कहे बैठ गई। सलाम अर्ज है मोहतरमा, फैजान मुस्कुराकर बोला। मैंने जवाब देना ही भी मुनासिब नहीं समझा। मैं खामोशी की चादर ओढ़े बैठी रही। अब ये लोग क्या चाहते हैं? क्या मुझे फिर से जलील करने के लिए बुलाया गया है? कई तरह की बातें मेरे जहन को बेकरार कर रही थी। अगर फैजान ने मेरे साथ फिर से ज़्यादती की तो इस गुमान से ही मेरी रूह काँप गई। दिल की धड़कनें बढ़ गई थी और सांसें ऊपर से नीचे होने लगी। अरे शाहीन, आपको बहुत पसीना आ रहा है, आप मेरे रूम में चलिए, वहाँ AC लगा है, आपको राहत मिलेगी। फैजान मेरे नाजुक हाथों को पकड़कर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैरों में बहुत सारी बेड़ियाँ पड़ी हो। फैजान मुझे तकरीबन ज़बरदस्ती खींचते हुए ले गया। उसने फ्रिज से एक बोतल पानी निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया, जिसे मैंने देखा तक नहीं। थोड़ी देर में हमीदा भी अंदर आ गई। उसने घूरते हुए कहा,
मेरे शौहर जो जो कहते जाए वैसा ही तुम करती जाना, और हाँ, नखरा तो बिल्कुल भी नहीं करना। फिर फैजान अचानक से मुझ पर दरिंदों की तरह टूट पड़ा। वह मेरे जिस्म को चील कौवों की तरह नोचता रहा और दर्द से बेड पर तड़पती रही। हद तो तब हुई जब हमीदा मेरी नीलाम होती हुई आबरू की मोबाइल से वीडियो बनाती रही। उसे जरा भी शर्म नहीं आई थी, जो खुद ही अपने शौहर से उसकी इज्जत लुटवा रही थी। इससे बड़ा धक्का तब लगा जब थोड़ी देर बाद एक और लड़का वहां आ धमका। वह मुझे प्यासी नज़रों से घूर रहा था। मैं उसे देखकर सहम गई और बेड के दूसरी तरफ एक कोने में कपड़ों की गठरी की तरह सिकुड़ कर बैठ गई। फैजान ने उसका नाम मलिक बताते हुए कहा, ये मेरा दोस्त है और तुम्हें इसे भी खुश करना है। इतना सुनते ही मुझे पूरा कमरा गोल मोल घूमता नजर आने लगा। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, मुझसे किस बात का बदला लिया जा रहा है। मैंने उससे कहा, सुनो फैजान, अब बहुत हो गया। मुझे क्या समझ रखा है तुमने? मैं तुम्हारी ये घटिया बात कभी नहीं मानूंगी, चाहे जो भी हो। मेरे सख्त तेवर के खिलाफ हमीदा मैदान में दम दिखाने आ गई। वह बोली, ठीक है शाहीन, हमारी बात मत मानो। फैजान, अभी इस कमीनी का वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर दो, तब इसे समझ आएगा कि हम जो कहते हैं उसे करते भी हैं। इसके बाद हमीदा से मोबाइल मांगते हुए फैजान मोबाइल पर मुझे वीडियो दिखाते हुए बोला, अभी भी वक्त है, ठंडे दिमाग से सोच लो, वरना समाज में मुंह नहीं दिखाओगी। मैं उसके सामने हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाई कि मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मुझ पर रहम करो। लेकिन मेरे गिड़गिड़ाने का उन पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, मानो ये लोग इंसान की शक्ल में भेड़िए हो। कोई रास्ता न मिलता देख मैंने गुनाहों में खुद को धकेल दिया। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा और मुझे नए नए लोगों के सामने परोसा जाने लगा। कई बार खुदकुशी की सोची पर हिम्मत नहीं जुटा पाई। एक बार फैजान ने मुझे दूसरे शहर के लड़के के सामने पेश कर दिया और मुझसे बोला कि इससे तुम्हारी शादी करा देंगे। लेकिन जब वो बंदा निकाह के वादे से मुकर गया, तब जाकर मैंने अपने दिल में ठान लिया कि अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। जिन्होंने मेरी आबरू से खिलवाड़ किया है, उन कमीनों को सज़ा ज़रूर दिलवाऊंगी। इसलिए रिपोर्ट लिखवाने आई हूँ। मोहतरमा, आप फिक्र न करें, आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। उन लोगों को किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा, मुंशी जी ने शाहीन से कहा। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने उन सभी गुनहगारों को गिरफ्तार कर लिया। शाहीन की अश्लील वीडियो भी उनके फ़ोन से बरामद कर ली गई और तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। शाहीन के दिल में इंसाफ की उम्मीद जाग उठी थी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई कहानी में।